हेलो और नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होगे और बेहद ही अच्छा कर रहे होगे बच्चों। तो हमारे लेक्चर्स अच्छे चल रहे हैं, समझ आ रहा है आपका, मुझे आपका अच्छा फीडबैक मिल रहा है बच्चों। थोड़ा इसे आप क्या करेंगे कि बच्चों को थोड़ा आप भी शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, ताकि उनको अच्छा नॉलेज मिले, है ना। और बहुत ही आसान भाषा में हम लोग देखो लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। जो बच्चे मेरे वीडियोज़ को पूरा देखोगे, ठीक है, मेरा प्रॉमिस है एनाटॉमी में तुमसे बेहतर कोई नहीं होने वाला है। आई बेट ऑन यू। मैं बेट कर लूँगा, शर्त लगा लूँगा आपसे। अगर जो आप प्रॉपरली और अच्छे तरह से पढ़ रहे हो बच्चों, तो आपसे बेहतर कोई नहीं होगा एनाटॉमी में, ठीक है। और आप ना सिर्फ एकेडमिक में अच्छा करोगे, आपके पढ़ाई के दौरान जो भी कोर्स कर रहे हो उसमें हो सकता है आप टॉप करो। और साथ ही साथ क्या कर सकते हो, आप जब जॉब करने जाओगे बेटा, तो आपको इसका क्या होने वाला है, इसका बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। इस पे एकदम ध्यान देंगे आप। लैबमेट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक ओझा है और आए दिन हम एनाटॉमी के क्लासेज अभी ले रहे हैं, और भी क्लासेज हम लेके आने वाले हैं सारे स्पेसिफिक कोर्सेज के। आज हम एनाटॉमी में पढ़ने वाले हैं बच्चों, तीसरा लेक्चर है हमारा, और हम बात करेंगे आज ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, यानी शाखाओं की बात करेंगे, ठीक है। लैबमेट यूट्यूब चैनल आपको बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले, जब भी देखो बच्चा, हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की स्तर की बात करेंगे पहले। जब भी हम एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, मानव के बारे में पढ़ेंगे, जब भी हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, हम जब भी पढ़ेंगे किसी भी जीवित वस्तु के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम जान जाओ कि बात करेंगे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन का स्तर की। नहीं तो हमको क्या होगी बच्चों, बहुत कन्फ्यूजन होगा कि मानव का शरीर कैसे बना है, जंतु कैसे बने हैं, बैक्टीरियाज कैसे बनी हैं, ठीक है, सारे लिविंग थिंग्स आखिर में बने कैसे हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों ह्यूमन एनाटॉमी। मानव के शरीर की जानकारी आप लेना चाहते हो और वो कार्य कैसे करता है, ये आपको पढ़ना है ना। तो इसमें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसकी पढ़ेंगे, मानव की। मानव का शरीर कैसे बनता है बच्चों, ठीक है। तो उसको जानने के लिए एक टर्म यूज करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। मतलब संगठन का स्तर, शरीर संगठित कैसे हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक मिनट, मानव का शरीर संगठित कैसे हुआ है इसकी हम बात करते हैं, ठीक है बच्चों। हम किसकी बात करते हैं, मानव का शरीर संगठित कैसे हुआ है, संगठन, संगठन की बात कर रहे हैं हम ना। संगठन का मतलब बनना है ना, बना कैसे है मानव का शरीर, आज हम वही बात करेंगे, ठीक है। और यही सिर्फ यही चीज़ों के बारे में आप जानने वाले हो, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स थे इसमें, ठीक है। तो देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब मानव का बनता है, तो सबसे पहले परमाणु की आवश्यकता होती है, कोशिका होता है। कोशिका का क्या काम होता है बच्चा, तो कोशिका का काम होता है कि अपने सेल का डिवीजन करना। सेल को डिवीजन करने के लिए क्या आवश्यकता होगी, उसको उसको खाने की आवश्यकता होगी, अपने क्रियाओं को करने के लिए उसको किसकी ज़रूरत है, खाने की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, उसको रेस्पिरेशन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, उसको एक्सक्रीशन के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता है। और ये ऊर्जा कौन देगा, ये ऊर्जा देते हैं एटम्स। एटम्स, एटम्स मतलब कई मॉलिक्यूल्स का ग्रुप, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या है, तीन मॉलिक्यूल है ना इसमें, तीन एटम्स के मॉलिक्यूल हैं, तो ये एटम्स हो गए। अब इन एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं बच्चों, ठीक है। परमाणुओं से मॉलिक्यूल यानी अणु का निर्माण होगा, और उससे क्या बनेंगे, फिर सेल बनेंगे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा बच्चों, परमाणुओं से क्या मिलने वाला है आपको, तो परमाणुओं से अणु बनेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और मॉलिक्यूल से क्या बनेगा जी, मॉलिक्यूल से बनने वाला है पहले एटम्स। एटम जैसे हमने बात करी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का, तो उसमें आप जानते हो कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
ठीक है। इतने उसमें एटम्स होते हैं, इतने परमाणु होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, सबसे पहले ऊर्जा देने का काम करता है मनुष्य की कोशिकाओं को। तो कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला है। अब ये कार्बोहाइड्रेट इसको बोलते हो C6H12 वो 6 हो गया, जैसे शुगर है ये। तो ये शुगर से क्या होगा, मॉलिक्यूल अलग होंगे, कार्बन अलग होगा, हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, जितने हमारे कोशिकाओं की आवश्यकता है। इसमें ज़्यादा वाटर है तो हो सकता है एनर्जी प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज कर लेते हैं हम लोग, बफर बन जाता है हमारी बॉडी में, यानी सीरम बनता है जिससे। और कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाएं फिर वापस लेकर फेफड़े तक पहुंचाती है। फेफड़ा कहता है भैया बाहर निकल जाइए आप, आपका कोई उपयोग नहीं है, तो बाहर निकाल देता है। ठीक है। तो ये अलग हो रहे हैं ना, इसमें मॉलिक्यूल अलग हो रहे हैं एटम से बच्चों, याद रखो। ठीक है। तो एटम से क्या बन रहा है जी, मॉलिक्यूल बन रहा है। याद है ना, एटम से क्या, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल जब बन जाएंगे तो मॉलिक्यूल से सेल, कोशिका का निर्माण होगा। ठीक है। एटम से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से क्या होंगे जी, सेल, सेल का निर्माण होगा। और सेल क्या करेगा, सेल को बनने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तमाम ऊर्जाओं की आवश्यकता होगी, कैटेलिटिक रोल की आवश्यकता होगी, जो ये एटम और मॉलिक्यूल प्ले कर रहे हैं। ये एटम और मॉलिक्यूल की वजह से क्या होगा, इसको ऊर्जा प्राप्त होगा, और ऊर्जा प्राप्त होने के बाद कोशिका का निर्माण हुआ। और कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके बच्चों टिश्यू बना लेंगी, ऊतक बना लेंगे। ठीक है। बहुत सारे कोशिकाएं मिलके क्या बना लेंगे, ऊतक यानी टिश्यूज बना लेंगे। ठीक है। और टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, अंगों का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो और बहुत सारे ऑर्गन मिलके सिस्टम्स का निर्माण करेंगे, तंत्र बनाएंगे। ठीक है। बहुत सारे अंग मिलके तंत्र बनाएंगे, ऑर्गन मिलके सिस्टम, और बहुत सारे सिस्टम मिलके ह्यूमन बॉडी। इतना आसान है, बहुत सारे सिस्टम मिलके ह्यूमन बॉडी। अब एक बार और समझो, एटम मतलब परमाणु, परमाणु से अणु अलग होते हैं ताकि इसको ऊर्जा प्रोवाइड कर सकते हैं कोशिकाओं को। तो ऊर्जा जब प्रोवाइड होता है कोशिकाओं के लिए, ऊर्जा तैयार हो जाता है, तो कोशिका का जन्म होता है। और कोशिका का जब जन्म होता है तो जब ऊर्जा भी मिल गया तो कोशिका अपने भाग को बढ़ाती है। ठीक है। कोशिका क्या करती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, डिवीजन पढ़ोगे ना, मियोसिस डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन होता है, और कोशिका अपने भाग को बढ़ा ली। तो सेल से क्या बन गए बच्चों, टिश्यूज बन गए, ऊतक बन गए, कोशिका से टिश्यू बन गए। ठीक है। अब ये टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बना लिए, ऑर्गन बना लिए, अंग। ठीक है। बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बना लिए। अब इसे देखो, सारे एक तरह के सेल, जैसे फेफड़े में आप जैसे आप मान लो किडनी पढ़ रहे हो, तो किडनी, ये किडनी है। ठीक है। ठीक है। ये किडनी है, गड़बड़ है फिगर, थोड़ा देखिएगा। ठीक है। ठीक है। ये ब्लैडर है और ये है यूरेटर। ठीक है। ये है ब्लैडर। ठीक। तो ये दोनों किडनी है, दोनों यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है। तो बहुत सारी किडनी मिलके क्या बनाती, बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके किडनी का निर्माण किए, बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पढ़ोगे। तो बहुत सारे नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन एक कोशिका है। तो देखो, एक एक सारे नेफ्रॉन कोशिका है, तो उनको पता है एक एक कोशिका का काम, जिस कोशिका का काम फिल्टर करना है, खून का फिल्टर करना है, ब्लड को फिल्टर करता है जो कोशिका, वो एक पास इकट्ठा हो गए तो एक तरह का टिश्यू बन गया। ठीक है। एक नेचर होना चाहिए उनका, सारे कोशिकाओं का एक तरह का प्रकृति होना चाहिए, एक तरह का कार्य होना चाहिए, तो एक पास इकट्ठा हो गए। तो सारे जो किडनी वाले कोशिकाएं एक पास इकट्ठा हो गए, तो क्या बना लिए, टिश्यू बना लिए। किसका, रीनल टिश्यू उसको बोलेंगे, किडनी का टिश्यू। ठीक है। अब कई सारे टिश्यू हुए, मिल गए। ठीक है। बहुत सारे टिश्यू, जैसे पीसीटी पढ़ोगे, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब, बोमेंस कैप्सूल, ये सब टिश्यूज हैं। ठीक है। तो बहुत सारे टिश्यू मिलके बच्चों क्या बना लिए, ऑर्गन बना लिए। इनका भी प्रकृति एक है। ठीक है। तो ऑर्गन बन गया, अंग बन गया पूरा। और जब अंग मिल बन गया, तो कई सारे अंग मिलके क्या बना दिए जी, सिस्टम, तंत्र बना दिए। ठीक है। जैसे दोनों किडनी एक अंग, दोनों यूरेटर एक अंग हो गए। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर एक अंग हो गया, यूरेटर हो गया। इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग यूरिनरी सिस्टम। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम, मूत्र तंत्र बोलते हैं इसको। ठीक है। इसमें क्या है, सारे कोशिकाएं की प्रकृति एक है, सारे ऊतकों की प्रकृति एक है, और सारे ऊतक मिलकर अंग बना दिए जिनका प्रकृति एक है। और कई अंग, 3 4 अंग इसमें जो अभी नाम लिए हैं,
वो मिलकर एक सिस्टम तंत्र बना दिए, और कई सारे सिस्टम, ऐसे यूरिनरी सिस्टम पढ़ा दिए आपको, वैसे ही क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा, ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ऐसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, ऐसे ही इंटीग्यूमेटरी सिस्टम होगा, ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है, ऐसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो ये सब सिस्टम मिल के बच्चों एक मानव के शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया। सबसे पहले एटम की आवश्यकता होती है, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से सेल का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम, कई सारे सिस्टम मिलकर ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। ये हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमने अभी संगठन का स्तर पढ़ा, वो किसका है बच्चों, ह्यूमन बॉडी का है, मानव का है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है बच्चों इसमें, एक बार मुझे बताओ, एक बार और दोहरा दूं क्या मैं, आपको बोरिंग तो नहीं लगेगा? ठीक है, देखो, एटम से क्या बनते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं जी एटम से मॉलिक्यूल, क्योंकि कोशिका के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, ऊर्जा जब प्रोड्यूस हो जाएगा तब कोशिका का निर्माण होगा, और जिसके ऊर्जा के हेल्प से कोशिकाएं बहुत तरह के उत्तक बनाएंगे, बहुत तरह के उत्तक टिश्यूज मिलके बहुत तरह ऑर्गन बनाएंगे, और कई तरह के ऑर्गन मिलके सिस्टम का निर्माण करेंगे, और वही सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी, कई सारे सिस्टम मिलके ह्यूमन बॉडी का निर्माण, मानव के शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको? एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, एंड सिस्टम से ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने पढ़ा था ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी को समझने के लिए। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है पहले मुझे आप बता दो, एनाटॉमी क्या होता है बच्चों, एनाटॉमी क्या होता है बताइए, क्या होता है एनाटॉमी? एनाटॉमी का मतलब होता है बच्चों ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी, मतलब शाखा, किसका शाखा भैया, एनाटॉमी का। क्यों एनाटॉमी का शाखा क्यों पढ़ रहे हो आप, क्योंकि क्या हो कि आपको ये अनुमान हो सके कि हमारे पास ये मरीज है, तो उसको हमको किस विभाग में भेजना है, कि वो जाके किस डिपार्टमेंट में जाके वो अपना इलाज कराएगा, उसको किस डिपार्टमेंट के एनाटॉमी के डॉक्टर देखने वाले हैं, उसको क्या ज़रूरत है, और आपको आगे क्या होगी, बायोप्सी वगैरह जो होते हैं, लैब में जांचें होती हैं, या फिर जो ओटी में काम करते हैं लोग, उनको बायोप्सी की ज़रूरत होती है, बायोप्सी की रिपोर्ट की रीडिंग पता चल जाएगी आपको कि ग्रॉसिंग क्या होती है, तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होती है, तो कैडावेरिक एनाटॉमी क्या होती है। ठीक है, तो एनाटॉमी का डिफिनीशन मुझे पहले आप बताओ, एनाटॉमी का डिफिनीशन क्या होगा बच्चों, तो होगा, एनाटॉमी का मतलब होगा, एनाटॉमी का डिफिनीशन बताया था, एनाटॉमी दो शब्दों से मिलके बना, एना एंटोमी। ठीक है, एना का मतलब क्या होता है बच्चों, एना का मतलब होता है अप, अटोमी का मतलब कटिंग, यानी मानव के शरीर को काटने के बाद जिस तरह का संरचना दिखा उसको एनाटॉमी बोला गया, मतलब अंगों के ढांचा को, है ना, मानव के शरीर की ढांचा को, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। और फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं, उन्हीं ढांचाओं के कार्यों को बोलते हैं। क्लियर है ना ये चीज़, कन्फ्यूजन नहीं ना है किसी को? ठीक है, नहीं है, तो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर। देखो, ग्रॉस एनाटॉमी क्या होती है, ग्रॉस एनाटॉमी मतलब ग्रॉसिंग, है ना, ग्रॉसिंग जैसे माइक्रो, जब आप देखते हो लेबोरेटरी में बायोप्सी की जांचें आती है बच्चों, ठीक है, तो उसमें ग्रॉसिंग एक प्रोसेस है। ग्रॉसिंग में क्या होता है कि नेकेड आई से, नग्न आँखों से क्या करते हैं, जो भी टिश्यू, आर्गन, या फिर जो भी आपके सेल हो, टिश्यू हो, आर्गन हो, या फिर बॉडी का कोई भी हिस्सा हो, वो अगर जो आती है बायोप्सी के लिए, तो उसकी पहले ग्रॉसिंग होती है। ग्रॉसिंग में क्या होता है, और हम लोग नेक्ड आई से ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ जो भी हमारे पास आर्गन आया हो उसका कौन सा भाग है, उसमें कौन सी डिजीज हमें नज़र आ रही है। ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन है कि वो कैंसरस लग रहा है, वो अगर जो ऐसा कुछ डिजीज लग रहा है तो उसको कट डाउन करके फिर स्लाइड बना के उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ग्रॉसिंग में क्या कर रहे हैं हम, नेकेड आई से देख रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे समझो कि ये है आपका, ये है, क्या है ये, आप मुझे बता दो बच्चों, फिगर से थोड़ा बताने का प्रयास करिए, क्या है, ये है आपका लंग, फेफड़े हैं। ठीक है,
फेफड़े में आगे पढ़ोगे किसी एक में 3 लोब पाया जाता है, एक में 2 लोब पाया जाता है। ठीक है, तो किसी पर्सन का फेफड़ा बायोप्सी के लिए आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस फेफड़े को क्या कर लेंगे, देखेंगे नेकेड आई से कि कितने लोब वाला फेफड़े हैं। ठीक है, पूरा है कि फेफड़ा। ठीक है, उसमें ब्रोंकाइटिस दिख रहा है आपको, इसको किस लोब में क्या दिख रहा है, कहीं ट्यूमर बनता हुआ दिख रहा है क्या। ठीक है, कुछ सिस्ट दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, ये सब आप देखते हो ग्रॉसिंग में। ठीक है, जैसे ये सब क्या है, जैसे ये मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने डॉट डॉट जो कर दिए लोब्स में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लोब्स में डॉट डॉट लग रहा है, समझिए ये सिस्ट बना हुआ है। ठीक है, जो सिस्ट है, सिस्ट का मतलब क्या होता है जी, गांठ गांठ बनी हुई है। तो डॉक्टर इसको देखे तो ग्रॉसली आप बताएंगे कि जो अपर लोब है चाहे मीडियल लोब है उसमें सिस्ट इज ऑब्जर्व्ड, और जो हमारे फेफड़े की साइज कितनी है, इसकी शेप कितनी है, किस कलर का है, ठीक है, वो लिखते हैं ग्रॉस एनाटॉमी में। यानी हम इसमें नेकेड आई से स्टडी करते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी में क्या करते हैं, नेकेड आई से, नग्न आंखों से, इसमें किसी भी प्रकार का माइक्रोस्कोप का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो नेकेड आई से इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो भी मुझे ये लग रहा है सस्पिशियस, उसको हम क्या करते हैं, कट करके सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं आफ्टर स्टेनिंग। है ना, यही होता है ना, स्टेनिंग प्रोसेस करते हैं, कलर करते हैं उस स्टेन को और उसको देखने का काम करते हैं, उस स्लाइड को। ठीक है, तो ग्रॉस एनाटॉमी में हम नेकेड आई से क्या करते हैं जी, कि ग्रॉसली एग्जामिन करने का काम करते हैं। किसको करते हैं बच्चा, तो वो करते हैं हम फेफड़ों को। क्लियर है ये चीज़ आपको, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, ग्रॉस एनाटॉमी में क्या करेंगे, ग्रॉसली एग्जामिन करेंगे। ग्रॉसली एग्जामिन बोले तो नेकेड आई से, नग्न आंखों से देखने का काम करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब देखो कि आपने ग्रॉस एनाटॉमी में देखा कि सर यहाँ यहाँ सिस्ट पाया जा रहा है, तो उसको क्या करते हैं, उसको डॉक्टर्स क्या करते हैं, कट करके उसको छोटे छोटे भाग को उसको भेजते हैं, उसको क्या करते हैं, स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड बनाने के बाद, ठीक है, स्लाइड ये बन गई। ठीक है, ऐसे कुछ स्लाइड बन गया। ठीक है, स्लाइड बन गई, ये स्लाइड हो गई। ठीक है, अब स्लाइड को क्या है, उस वो जो सिस्ट अभी बताया था, उस सिस्ट को कट करके आप स्लाइड बनाए हो, जो बहुत पतली है, वो आपको नग्न आंखों से दिखेगी नहीं। अब उसमें आपको कैंसरस देखना है, कहीं कैंसर तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन है तो किस वजह से है। ठीक है, तो उसके लिए आपने टिश्यू को कट करा है। टिश्यू को कट करने के बाद आपने क्या किया, तो उसको आपने स्टेन किया। स्टेन करके जब देखेंगे भैया, तो कहाँ देखना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी में देखना पड़ेगा। तो ऐसा एनाटॉमी, ऐसा शारीरिक विज्ञान जिसमें हमको सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़े, जिसमें हम नेक्ड आई से, नग्न आंखों से नहीं देख पाए, उसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, एक बार और जानोगे तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होता है बच्चा, कि ऐसा एनाटॉमी जिसमें हम क्या करते हैं, कि जिसमें हम नग्न आँखों का बिना प्रयोग किए, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की मदद से जो भी अध्ययन करते हैं कोशिकाओं का, ठीक है, या अंगों का, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अगर नग्न आँखों से किसी भी कोशिका का, किसी भी अंग का, किसी भी भाग का शरीर का एग्जामिन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ये दोनों आपके हो गए क्लियर बच्चों। ठीक है, अब आते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी पे। डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या होता है जी, ठीक है, ये हो गया ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्लियर हो गया। डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या होता है, मुझे बताइए। डेवलपमेंट शब्द जुड़ा हुआ है, इसमें क्या होता है, विकास क्या हुआ है। ठीक है, जैसे एक पर्सन के क्या थे, किसी को कैंसर हुआ था, उसको मेडिसिन चल रहा है। ठीक है, तो हर महीने 2 महीने पर ट्रेस किया जाता है कि पहले कैंसर कितना था, अभी कितना है। ठीक है, दवा का कितना असर है, तो ये क्या है, डेवलपमेंट को मेजर किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बताऊं, जैसे आप पढ़ोगे कि ह्यूमन के पहले क्या थे, पूछते, मानव के पूछते, तो उसका क्या साक्ष्य है भैया, तो आप आगे पढ़ोगे कि जब स्पाइनल कार्ड आप पढ़ोगे, ठीक है, स्पाइनल कार्ड मेरुदंड के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, या वर्टिब्रा के बारे में पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे कि वर्टिब्रा की जो सबसे नीचे वाली हड्डी होती है, जिसको कॉक्सिजिल या कॉक्सी बोलते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं कि यह क्या है, टेल का रिमेनेंट है। टेल का अवशेष है, पूंछ का अवशेष है, जो बताता है कि मानव में पूंछ है। ठीक है, तो ये स्टडी किस में हुई है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी में हुई है। यानी आपके पूर्वजों में क्या था और आज क्या है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेज होते हैं। जैसे
आप पढ़ोगे कि आपके पूर्वजों के बाल ज़्यादा थे और आज हमारे बाल क्या है, कम है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी इसको बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़ बच्चों? इसमें क्या हो रहा है, विकास हो रहा है ना, किसी न किसी रीजन से इन्वायरमेंट के आधार पर शरीर क्या करती है, अपने उनके जो है डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ना, आए पीढ़ी में डेवलपमेंट हो रहे हैं, या फिर दवा देने के बाद किसी प्रकार का बदलाव बदलाव हो रहा है अंगों में, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब बात होगी सरफेस एनाटॉमी की। सरफेस एनाटॉमी क्या होता है जी? सरफेस का मतलब होता है आधार, और आपके शरीर का आधार अपर भाग क्या है जी? तो आपके शरीर का अपर पार्ट है स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट टिश्यू, या लार्जेस्ट लार्जेस्ट हमारे शरीर का क्या है, ऑर्गन है स्किन। ठीक है, तो स्किन क्या करता है जी? तो स्किन हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। जैसे आप पढ़ोगे कि क्या किसी पर्सन को, क्या किस कभी आप अपने हृदय को हाथ में पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते, क्योंकि स्किन उसको कवर किया है। क्या आप अपने पैनक्रियाज को हाथ में पकड़ सकते हो? क्या अपने लीवर को हाथ में पकड़ सकते हो? क्या अपने नसों को हाथ में पकड़ सकते हो? नहीं कर सकते भैया। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे बॉडी की अपर लेयर पर स्किन का सरफेस है जो आपको यह करने नहीं देगा। आपको स्क्रीन कट करना पड़ेगा ये करने के लिए। ठीक है, तो सरफेस की स्टडी कर रहे हैं, इंटीगुमेट्री सिस्टम में इसको बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो स्किन और अपर सरफेस में देखो बच्चा, ये नेल भी पाया जा रहा है और ये हेयर भी पाया जा रहा है। तो हेयर, नेल और स्किन, इसकी स्टडी हम क्या करेंगे, सरफेस एनाटॉमी में करेंगे। यानी हम स्किन की, नेल की और हेयर की स्टडी कहाँ करने वाले हैं भैया? तो सरफेस एनाटॉमी में करने वाले हैं। क्लियर है? सरफेस, अपर सरफेस हमारी बॉडी का जो है वो स्किन ही है, तो हम लोग इसकी स्टडी कहाँ करेंगे? तो सरफेस एनाटॉमी में करेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन सुने हो आप? जैसे कहीं पे जाते हो आप, तो क्या है कि अलग अलग रीजन के अलग अलग डॉक्टर हैं। जैसे देखोगे पल्मोनोलॉजी के डॉक्टर हैं, जैसे रेस्पिरेटरी के डॉक्टर हैं, है ना। और आगे देखोगे कि न्यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं, मेडिसिन हैं। ठीक है, आगे फिर देखोगे रिप्रोडक्टिव डॉक्टर अलग हैं गायनिकोलॉजी के। ठीक है, तो ये है रीजनल एनाटॉमी। किसी एक विशेष भाग का अध्ययन करना, मानव के शरीर के किसी एक विशेष भाग, स्पेशल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, इसकी स्टडी करना इज रीजनल एनाटॉमी। जैसे कोई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फेफड़े की स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ स्किन की स्टडी करता है, उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ये रीजनल एनाटॉमी, अलग अलग भाग है ना, शरीर का एक विशेष भाग की सिर्फ पढ़ाई करना है। ठीक है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? तो भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और उससे जुड़े हुए न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं, नसों की स्टडी करते हैं साथ साथ। फिर आप पढ़ोगे आगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर गायनिकोलॉजी। गायनिकोलॉजी में क्या होता है? तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो गायनिकोलॉजी में, तो ये रीजनल एनाटॉमी हो गया। रीजनल मतलब एक विशेष भाग के, शरीर का एक विशेष भाग का अध्ययन करने की प्रक्रिया को रीजनल एनाटॉमी बोलते हैं। और शरीर के अपर लेयर की स्टडी करने की प्रक्रिया होगी सरफेस एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या होती है? तो बदलाव क्या हुआ है, व्हाट इज द डेवलपमेंट अकर्स हुए हैं, है ना। डेवलपमेंट क्या हो रहा है एक ह्यूमन का अगले पीढ़ी में, या एक ह्यूमन का दवा देने से पहले और दवा देने के बाद क्या बदलाव हुआ है, वो स्टडी करने के लिए ट्रेसिबिलिटी की टेक्निक को डेवलपमेंट एनाटॉमी बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते हैं जब आप किसी भी एनाटॉमी का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से करते हो, उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। और जब आप बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से किसी भी मानव शरीर का अध्ययन करते हो, उसको ग्रॉस एनाटॉमी, या नग्न आंखों से किसी भी प्रकार का अध्ययन करते हो एनाटॉमी की, तो उसको ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो रीजनल एनाटॉमी तक आप समझ गए हो। अब हम बात करेंगे सिस्टेमैटिक एनाटॉमी की। ठीक है, सिस्टेमैटिक एनाटॉमी क्या होता है बच्चों? सिस्टेमैटिक एनाटॉमी में हम बात करते हैं सिस्टम्स की। सिस्टम्स बोले तो अभी जैसे आपको बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसी प्रकार से। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एनाटॉमी में क्या होता है जी? हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसमें सिस्टम की बात करेंगे। जैसे ये है आपके दोनों फेफड़े। ठीक है, ये है ये है फेफड़े। और आगे यहाँ पे आपके दो नोस्ट्रिल्स होते हैं नाक के पास, बीच में लैरिंग्स और फायरिंग्स यहाँ पे होते हैं।
यहाँ पे लैरिंग्स और फेरिंग्स होते हैं, ये दोनों फेफड़े हैं। ये क्या है जी, ये ट्रैकिया है ना, एल्वोलाई ट्रैकिया। ठीक है, ये ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल एल्वोलाई सब हैं इसमें। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है, ये दो, एक अंग, फिर ये अंग, फिर ये एक अंग, फिर उसमें लैरिंग्स फेरिंग्स, फिर उसके ऊपर नस्ट्रिल्स एंड नाकों के छिद्र। ये क्या है, कई अलग अलग अंग हैं। तो कई अलग अलग मिल के एक अंग मिल के कई अलग अलग एक ही काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाने का काम कर रहे हैं, और उसको ब्लड में इन गैसेस को मिक्स करने का काम कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें कई अंग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एनाटॉमी में हम यही पढ़ने वाले हैं, सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तंत्रों की एनाटॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं जी, तो सिस्टमैटिक एनाटॉमी बोलते हैं, सिस्टम्स की ऐसी एनाटॉमी जिसमें क्या कर रहे हैं हम, तंत्रों की स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है, रीजनल एनाटॉमी भी क्लियर हो गई, सिस्टमेटिक एनाटॉमी भी हो गई, सरफेस एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, कैडावेरिक एनाटॉमी। कैडावेरिक एनाटॉमी क्या होता है बच्चों, कैडेवर की स्टडी करना, ऐसी एनाटॉमी, ऐसी शारीरिक विज्ञान जिसमें हम क्या करें, कैडावेरिक की, कैडेवर्स की स्टडी करें। कैडेवर बोले तो मृत्यु शरीर की स्टडी करना है ना। जैसे क्या होता है हॉस्पिटल्स में या फिर बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में जो डॉक्टर्स होते हैं, या फिर जो भी पैरामेडिकल या मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, उनको क्या होता है जी, शव प्रोवाइड किया जाता है, एक मृत मृत शरीर को प्रोवाइड किया जाता है, मृत डेड बॉडी प्रोवाइड करी जाती है। उस डेड बॉडी के ऊपर वो क्या करते हैं, बहुत सारे रिसर्च करते हैं और बहुत स्टडी करते हैं कि मनुष्य का शरीर कैसे बना है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, कैसे पर वर्क पर करता है ना, वो सब करने का काम करते हैं। ये सब रिसर्च या फिर स्टडी करने का काम कैडेवर्स के ऊपर जो किया जा रहा है, उसकी स्टडी को कैडावेरिक एनाटॉमी बोलते हैं, यानी डेड बॉडी के ऊपर की जाने वाली स्टडी को हम बोलेंगे कैडावेरिक एनाटॉमी। क्लियर है बच्चों। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी में क्या होता है, इसमें हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, लिविंग एनाटॉमी में क्या होता है, लिविंग थिंग की स्टडी करेंगे। लिविंग थिंग मतलब किसी भी प्रकार के जीवित पशु की, जीवित पेड़ पौधों की, जीवित व्यक्ति की, है ना, जीवित जो है बैक्टीरिया की या जीवाणुओं की, उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे लिविंग एनाटॉमी, है ना। कोई भी पर्सन जो जीवित हो, कोई भी जीव जो जीवित हो, उसके शरीर की स्टडी करने की प्रक्रिया को, उसके शरीर को स्टडी करने, उसको शरीर की अध्ययन करने की प्रक्रिया को हम लिविंग एनाटॉमी बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इमेजिंग या रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। इमेजिंग और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी क्या होता है जी, इसमें इमेजिंग, इमेज का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। रेडियोग्राफी का मतलब क्या होता है, इसमें रेडियोलॉजी का प्रयोग होता है, रेडियोज का प्रयोग होता है ना, तरंगों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, जैसे देखो अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी जिसको बोलते हो आप। ठीक है, ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सीटी। ठीक है, एमआरआई। ठीक है, सीटी, एमआरआई, और क्या होता है, ईसीजी होता है। ठीक है, और इको होता है। ठीक है, और आप पढ़ोगे अब आप पढ़ोगे मेमोग्राफी होता है। ठीक है, और एक्सरे होता है। ठीक है, ये सब क्या है जी, इमेजिंग और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी है। इसमें हम क्या करते हैं, रेडियो के मदद से, तरंगों के मदद से, या जो है कि लाइट प्रतिबिंब के माध्यम से हम क्या करते हैं कि आभास लगाते हैं कि इनके शरीर का अंदर से स्ट्रक्चर ऐसा होगा, हड्डियों का स्ट्रक्चर, नसों का स्ट्रक्चर, मांसपेशियों का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, जिससे हम इमेजिंग और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी बोलते हैं। जैसे किसी पर्सन का हाथ टूट गया है, रेडियस और अल्ना हाथ का, ये दोनों भाग में से, दोनों हड्डियों में से एक हड्डी टूट गया है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, तो आप जाओगे तो उसको एक्सरे कराओगे, एक्सरे करा के लाओगे, तो डॉक्टर आपके हाथ को देख के दवा नहीं लिखता है, वो रिपोर्ट देखता है। ऐसे रिपोर्ट देखेगा, देखे हो ना ब्लैक कलर का ऐसा रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट में देखेगा, ऐसे फिल्म देखेगा, कहेगा अरे आपका हाथ टूट गया है। ठीक है, रेडियस अल्ला में से एक हाथ टूट गई, एक हड्डी टूट गया है, तो उसके लिए क्या करेगा, वो प्लास्टर करेगा, सर्जरी करेगा। इट डिपेंड्स ऑन कितना फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, लेंथ ऑफ फ्रैक्चर से डिसाइड होता है वो सब चीज़ें। तो वो डॉक्टर आपके रिपोर्ट देख के जान गया, ना कि आपके हाथ देख के। तो उस तरह की एनाटॉमी को हम क्या बोलते हैं, इमेजिंग या रेडियोग्राफिक एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो सीटी स्कैन के थ्रू जान जा रहा हो, चाहे एमआरआई के थ्रू जान रहा हो, जैसे ब्रेन की स्टडी करते हैं सीटी स्कैन एमआरआई के थ्रू, या जो है आपके शरीर के किसी भी प्रकार के नसों की स्टडी करना हो, मांसपेशियों की स्टडी करना हो, पेट के अंदर सीटी एब्डोमेन कराना हो। ठीक है,
ईसीजी कराना हो हृदय की गति जानने के लिए, एमआरआई कराना हो, ठीक है, और इको कराना हो हृदय का, ठीक है। तो ये सब करके हम क्या करते हैं जी कि इस तरह से चीज़ों को हम क्या करते हैं, आभास लगाते हैं कि आपके शरीर ऐसा बिहेव कर रही है, इसके लिए हमको एक्शन क्या लेना है, कि आप प्रिकॉशनरी एक्शन क्या लूँ कि आपका शरीर सही हो जाए। तो इस तरह के एनाटॉमी को हम बोलते हैं इमेजिंग और रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। क्लियर है बच्चों? आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद ये आप पढ़ लिया, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे जेनेटिक एनाटॉमी। जेनेटिक एनाटॉमी में क्या होता है बच्चों, जीन्स का स्टडी करते हैं, ठीक है। जीन्स क्या होते हैं, जैसे मेरा चेहरा कैसे होगा ये डिपेंड करता है मेरे मम्मी पापा के जीन्स पर, या मेरे नाना के जीन्स पर, या मेरे ग्रैंडफादर की जीन्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जीन का क्या कर होता है, एक्सप्रेशन होता है, जीन एक्सप्रेस होते हैं। तो जीन के एक्सप्रेशन की स्टडी को ही जीनेटिक एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं कैसे बात करूँगा, कैसे जो है कि मेरी बौद्धिक स्थिति क्या होगी, मेरे बोलने की स्थिति क्या होगी, मेरा चेहरा कैसा होगा, मेरे शरीर की बनावट कैसे होगी, ये सब जीन एक्सप्रेशन के थ्रू होता है, जो हमारे माता पिता और पूर्वजों से हमको मिलता है। और इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक एनाटॉमी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? जेनेटिक एनाटॉमी में क्या करते हो आप, जीन की एक्सप्रेशन की कोई स्टडी करते हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पैथोलॉजिकल एनाटॉमी की, ठीक है। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में क्या करते हो, पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है आपको समझ आता है? मुझे बताओ पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों? पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीज की स्टडी करना, है ना। टू स्टडी अबाउट द डिजीज, बीमारियों की स्टडी करना इज पैथोलॉजी, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में क्या होता है कि शरीर का अंग जब सामान्य था तब तब स्टडी करेंगे, और जब असामान्य हो गया, उसमें किसी प्रकार की बीमारी हो गई, तो क्या बदलाव आए हैं उसकी स्टडी को हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। जैसे आप सुनते होंगे कि किसी के फेफड़े में, बार बार मैं फेफड़े का उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आगे जब फेफड़ा पढ़ाना चालू करूँगा तो आपको कन्फ्यूजन हो। जैसे ये फेफड़ा बना दिए, फिगर पे मत जाइए, ठीक है। फिगर गड़बड़ बना होगा, थोड़ा टेक्निकल एफिशिएंट मैं नहीं हूँ बच्चों, ठीक है। तो ये फेफड़े हैं दोनों, और फेफड़े में जैसे कहीं कैंसर हो गया है, ठीक है, ये कैंसर हो गया फेफड़े में, ठीक है। तो उसकी स्थिति गड़बड़ हो गई, उसका काम क्या था, खूब सारा ऑक्सीजन आपके शरीर को पहुंचाना, लेकिन वो पहुंचा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उसकी स्टडी करना, ठीक है, उसके आकार में क्या बदलाव हो गया वो हम पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में। जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, न्यूमोनाइटिस हो गया, ठीक है, या क्या हो गया कि आपके फेफड़ों में पानी भर गई, साइटिक आपके फेफड़ों में प्लूरल फ्लूइड भर गया, ठीक है। ये सब आप कहाँ पढ़ोगे बच्चों, ये सब आप पढ़ोगे पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में। यानी ऐसा डिजीज से अफेक्टेड या अफेक्टेड ऑर्गन्स की स्टडी करना ही क्या है, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी है, ठीक है। अब आपने ये जितना पढ़ा उसको अप्लाई करके एक एनाटॉमी की स्टडी करोगे तो उसको बोलते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। जैसे एमडी मेडिसिन या फिजिशियन होते हैं, वो क्या होते हैं, सारे बीमारियों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, इस वजह से वो सारे बीमारियों को देखते हैं पहले, ठीक है। तो वो अप्लाइड एनाटॉमी की स्टडी करे होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार और रिवाइज करा दूँ इसको मैं। ग्रॉस एनाटॉमी में क्या होता है, नेकेड आई से आप क्या कर सको, अंगों की स्टडी करते हो या कोशिकाओं की। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में सूक्ष्मदर्शी की मदद से मानव शरीर की स्टडी करने की प्रक्रिया को माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते हैं। डेवलपमेंटल एनाटॉमी बोलते हैं जब डेवलपमेंट क्या हुए हैं कोशिकाओं में, अंगों में, ठीक है, चाहे वो पीढ़ी दर पीढ़ी हो या बीमारियों की वजह से हो, ठीक है। सरफेस एनाटॉमी क्या होती है, सरफेस एनाटॉमी में कि आप पढ़ोगे अपर सरफेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जैसे कि स्किन के बारे में, नेल के बारे में, हेयर के बारे में स्टडी करोगे। रीजनल एनाटॉमी में क्या होता है, एक विशेष भाग के बारे में स्टडी करना मानव शरीर, जैसे फेफड़े की स्टडी को पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। किडनी के स्टडी को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। आई के स्टडी को क्या बोलते हैं जी, ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और आप बता दो तो हड्डी के जोड़ों की स्टडी को आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये सब कुछ रीजनल एनाटॉमी के उदाहरण थे। फिर होते हैं सिस्टमेटिक एनाटॉमी। सिस्टमेटिक में शरीर के सारे तंत्रों की अलग अलग स्टडी को सिस्टमेटिक एनाटॉमी बोलते हैं। सारे सिस्टम्स की अलग अलग स्टडी करना, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटीगोमेट्री सिस्टम, ये सब क्या है, सारे तंत्रों का अलग अलग स्टडी करेंगे तो होगा सिस्टमेटिक एनाटॉमी।
फिर बात करेंगे हम कैडावेरिक एनाटॉमी में। कैडावेरिक एनाटॉमी में हम मृत शरीर के बारे में स्टडी करने की प्रक्रिया को कैडावेरिक एनाटॉमी बोलते हैं। इसमें बोलते हैं स्टडी अबाउट द कैडावर्स इज नोन एज कैडावेरिक एनाटॉमी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लिविंग एनाटॉमी की। लिविंग एनाटॉमी में क्या पढ़ने वाले हो बच्चों? तो लिविंग एनाटॉमी में आप पढ़ोगे जीवित व्यक्ति की, जीवित व्यक्ति हो चाहे जीवित वो क्या हो, जंतु हो चाहे जीवित जीव हो किसी भी प्रकार का, चाहे वो बैक्टीरियाज हो चाहे वो आपके क्या हो ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, उनके शरीर के बनावट या स्ट्रक्चर की स्टडी करने की प्रक्रिया को लिविंग एनाटॉमी बोलते हैं। अब बात आएगी इमेजिंग या रेडियोग्राफिक एनाटॉमी की। इसमें इमेजेज प्रतिबिंब या रेडियोग्राफी तरंगों की मदद से मानव के शरीर की स्टडी करने की प्रक्रिया को इमेजिंग रेडियोग्राफिक एनाटॉमी बोलेंगे। इसके उदाहरण मैंने दिए थे, जैसे हो गया आपका यूएसजी, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, ईसीजी, ठीक है, सीटी, एमआरआई, एक्सरे इत्यादि। जेनेटिक एनाटॉमी में क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन की स्टडी करते हो, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बदलाव हो रहा है, ठीक है, दैट इज जेनेटिक एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में क्या होता है कि डिजीज से प्रभावित कोशिकाओं के या डिजीज से प्रभावित अंगों की स्टडी को पैथोलॉजिकल एनाटॉमी बोलते हैं। अब बात करेंगे अप्लाइड एनाटॉमी को। अप्लाइड एनाटॉमी में सारे अभी जितने एनाटॉमी पढ़े उसको संयुक्त रूप से एक जगह पढ़ने की प्रक्रिया को अप्लाइड एनाटॉमी बोलते हो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा बच्चों, अराउंड 1 आवर का ये सेशन होने वाला है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सेशन छोटा हो ताकि आपको समझ आ सके, लेकिन सेशन जो है कि वो थोड़ा सा आज बड़ा होने वाला है। ठीक है, आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल और नॉट? एम आई ऑडिबल? ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ फिजियोलॉजी की। ब्रांचेज ऑफ फिजियोलॉजी में बताओ क्या क्या होता है। फिजियोलॉजी क्या होता है? मानव के शरीर का जो स्ट्रक्चर है या मानव के शरीर का जो ढांचा है उनके कार्यों को फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उनके ब्रांचेज हैं, ठीक है, उनकी शाखाएं अलग अलग हैं। जैसे एंडोक्राइन फिजियोलॉजी। एंडोक्राइन फिजियोलॉजी में क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम के कार्यों के बारे में पढ़ते हो। जैसे थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, और थाइमस एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, मानव शरीर में और क्या पढ़ोगे आप, तो पिनियल बॉडी, वो भी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड से कुछ सिक्रीशन होता है, जैसे थायराइड हार्मोन, थायराइड सिक्रीशन हार्मोन, T3 T4 TSH FT3 FT4, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, ओजेस्ट्रॉन, ठीक है, ओस्ट्रोजन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये सब क्या है, ये एंडोक्राइन के क्या है, लक्षण है, एंडोक्राइन के हार्मोन है। तो इनके कार्यों के बारे में आप जब पढ़ोगे बेटा तो उसको बोलेंगे एंडोक्राइन फिजियोलॉजी। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम के, एंडोक्राइन ग्लैंड के कार्यों के बारे में पढ़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं एंडोक्राइन फिजियोलॉजी। एंडोक्राइन बोले तो नलिकाओं के मदद से किसी भी हार्मोन को सर्कुलेट करने की प्रक्रिया को एंडोक्राइन बोलते हैं। जो नलिकाओं की मदद से हो, जो डायरेक्टली इनका क्या हो, सर्कुलेशन ना हो, ये नलिका डक्ट के थ्रू हो। ठीक है, जैसे किडनी, आपका थायराइड ग्लैंड यहाँ पे है लेकिन वो डक्ट के थ्रू हमारे ब्लड में क्या करता है, डायरेक्टली जो है कि वो क्या मिला देता है जी, थायराइड हार्मोन को मिला देता है। टेस्ट टेस्टोस्टेरोन ऑस्ट्रोजन भी हमारे ब्लड में ऐसे ही घूमते रहते हैं। वैसे ही हमारे ब्लड में इंसुलिन भी घूमता है, जो इंसुलिन के बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है। ग्लूकागान भी घूमता है, सोमेटोस्टेनिन भी घूमता है। ये सब क्या है, ये एंडोक्राइन हार्मोन है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो इनकी स्टडी करने की प्रक्रिया को, इनके कार्यों की स्टडी करने की, इनको कार्यों के अध्ययन की प्रक्रिया को, एंडोक्राइन ग्लैंड के कार्यों के अध्ययन करने की प्रक्रिया को एंडोक्राइन फिजियोलॉजी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में क्या होता है, हृदय और हृदय से जुड़े हुए ब्लड वेसल्स के कार्यों की स्टडी को कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी करते हैं। जैसे हृदय का काम है ब्लड पंप करना, कैसे पंप करता है और क्या क्या कार्य करता है, उसके वेसल्स क्या क्या कार्य करते हैं, इसकी स्टडी को बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। ठीक है, अब होता है इम्यून फिजियोलॉजी। इम्यून फिजियोलॉजी में क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होती है, जब भी हमें बीमारी होती है तो उसके अगेंस्ट हमारा शरीर लड़ता है। ठीक है, उस बीमारी से लड़ने का प्रयास करता है, जैसे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, चाहे किसी भी प्रकार का बाहरी इन्फेक्शियस एजेंट हो, तो उससे हमारा शरीर लड़ने का काम करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी बोले तो इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, तो उनके वो इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा काम कैसे करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन कैसे कार्य करते हैं, बोन मैरो से कैसे इनका, किसका बोन मैरो से प्रोडक्शन होता है, किसका थाइमस से प्रोडक्शन होता है, या रिएक्ट कैसे करते हैं, इन कार्यों की जब स्टडी करोगे बच्चा तो इसको ही हम बोलते हैं इम्यून फिजियोलॉजी।
ठीक है। इम्यून फिजियोलॉजी में इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र के कार्यों की अध्ययन की प्रक्रिया को इम्यून फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में क्या होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम के कार्यों की प्रक्रिया को रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी बोलते हैं। जैसे फेफड़े का काम क्या है, ब्रोंकाई का काम क्या है, ब्रोंकियोल्स का काम क्या है, एल्वोलाई का काम क्या है, नॉस्ट्रिल्स का काम क्या है, लैरिंग्स का काम क्या है, फेरिंग्स का क्या काम है। तो ये है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, ठीक है। अब हम बात करेंगे रीनल फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी में रीनल यानी किडनी के कार्यों की प्रक्रिया को स्टडी करना इज रीनल फिजियोलॉजी, ठीक है। किडनी कैसे कार्य करता है, जैसे आप पढ़ोगे किडनी इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। किडनी जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होती है वो क्या करती है, ब्लड को बढ़ाने का काम करता है। तो अतः किसी मरीज को जब क्या हो जाए, किडनी फेलियर हो जाता है, तो देखते हो उसकी हीमोग्लोबिन भी क्या होती है, लो हो जाती है, ठीक है। जब किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाती है, हीमोग्लोबिन भी लो होने लगती है। उसका बीपी भी कम ज़्यादा होने लगता है। बीपी इसलिए कम ज़्यादा होने लगता है क्योंकि रेनिन नामक हार्मोन का प्रोडक्शन हमारा किडनी करती है, जिसका काम होता है क्या करना, तो किडनी बी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। और किडनी डैमेज है तो कहाँ से मेंटेन करेगी। तो इस कार्यों की स्टडी आप कहाँ कर रहे हो, रीनल फिजियोलॉजी में। साथ ही साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन को एक्सक्रीट करने का भी काम कौन करता है जी, तो हमारा किडनी करता है, ठीक है। तो ये एक्सक्रीशन भी नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, इसकी स्टडी करने की भी प्रक्रिया को बोलते हैं बेटा रीनल फिजियोलॉजी, ठीक है। अब हो गया पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, डिजीज से अफेक्टेड यानी बीमारी से प्रभावित अंग, कोशिकाओं या किसी भी शरीर के भाग के कार्यों के अध्ययन को बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। जैसे फेफड़े का काम है ब्लड गैस का मिक्सिंग करना, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में मिक्स करना, इनको बाहर निकालना और ऑक्सीजन को बाहर से अंदर लेना, ठीक है। तो अगर जो क्या होती है, फेफड़े में दिक्कत हो जाएगी तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन भी अंदर नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो ये किडनी का काम नहीं था, बीमारी की वजह से इसमें बदलाव आ गए। तो इसकी स्टडी कहाँ करोगे बच्चा, तो ब्रांच पैथोफिजियोलॉजी में करने वाले हो, ठीक है। इस तरह से ये मैंने उदाहरण दिए आपको। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि बीमारी से अफेक्टेड अंगों की स्टडी करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं जी, तो पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। बीमारी से प्रभावित अंगों के कार्यों की अध्ययन करने की प्रक्रिया को पैथोफिजियोलॉजी। एंडोक्राइन मतलब एंडोक्राइन सिस्टम के कार्यों की कार्यों की स्टडी करना। कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी मतलब हृदय और उनसे जुड़े ब्लड वेसल्स के कार्यों की स्टडी करना। इम्यून फिजियोलॉजी मतलब इम्यून सिस्टम और उनसे जुड़े अंगों के कार्यों की स्टडी करना। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम और उनसे जुड़े अंगों के कार्यों की स्टडी करना। रीनल फिजियोलॉजी में किडनी के कार्यों की स्टडी करना रीनल फिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में बीमारी से प्रभावित अंगों का कार्यों के बारे में स्टडी करना पैथोफिजियोलॉजी। क्लियर है बच्चों। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है ब्रांचेज ऑफ सिस्टम। बोरिंग नहीं हो रहा है ना आपको, नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको एक चीज़ें बताऊं, अपने भीमराव अंबेडकर को जानते हो आप सब, है ना, जानते होगे, लीजेंड थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। और आज तक माना जाता है कि भारत के सबसे शिक्षित व्यक्ति में, सबसे लिटरेट पर्सन में उनका नाम गिना जाता है। उन्होंने एक शब्द बोला था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है। पढ़िए, बांटिए और इकट्ठा रहिए, ठीक है। क्या करिए, एजुकेट करिए, ठीक है, पढ़िए और पढ़ाइए, एजिटेट करिए, ठीक है। एजिटेशन, एजिटेशन मतलब एजिटेट करिए, चारों तरफ फैला दीजिए अपने ज्ञान को। और क्या करिए, ऑर्गेनाइज रहिए, इकट्ठा रहिए, एकत्रित रहिए, ठीक है। तो ये उनके कुछ विचार थे और इसको आप फॉलो करिए, तभी आप अपने आकांक्षाओं को, जो भी आकांक्षा है आपका, ठीक है, जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं कि मैं जीवन में इतना आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरे ये लक्ष्य हैं जिसको मुझे पूरा करना है, तो बच्चा वो पूरा होने वाला है। वेन एवर इट्स अप टू यू कि आपको मुझे क्या करना है। ये बातें जो भीमराव अम्बेडकर ने कही, ये गांठ मान लीजिए, एजुकेट, एजिटेट और अगर ऑर्गेनाइज, और इस पे कार्य करना चालू करिए। अपने डेली के गतिविधियों को बदल दीजिए और आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा लेक्चर्स नहीं दूंगा आपको इस सब चीज़ों पे, नहीं तो आपको लगेगा बोरिंग। बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट करते रहता हूँ ताकि आपको पढ़ाई में मन लगा रहे, ठीक है। मोटिवेशन, आपने देखा था अभी एलोन मस्क से पूछा गया
कि एक रिपोर्टर ने पूछा कि वो क्या चीज़ है जो आपके कार्यों को करने के लिए प्रभावित देता है, प्रभावित करता है, आपके कार्यों को करने के लिए मोटिवेट कौन करता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मोटिवे कार्य को करने के लिए मोटिवेशन की क्या आवश्यकता। ठीक है, कितनी बड़ी बात उसने बोल दिया कि अपना काम करना है, उसमें मोटिवेशन की क्या आवश्यकता। उठो, सो के उठो, अपना कार्य करो, है ना, फिर अपना आगे का काम करो। ठीक है, तो उठिए, काम करिए, इसमें मोटिवेशन की क्या आवश्यकता है, बहुत बड़ी बात है। ये चैंपियन माइंडसेट होता है जो खुद से डेवलप करनी है बच्चों। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ सिस्टम, तंत्रों के भाग की बात करेंगे। शरीर में बहुत सारे तंत्र मिलके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, ह्यूमन बॉडी का। तो वो कौन कौन से तंत्र हैं जो एक ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर का निर्माण करते हैं, उसकी बात करते हैं हम बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्वस एनाटॉमी, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम, ये सिस्टम होगा, गलती से एनाटॉमी लिख दिया है बच्चों। नर्वस सिस्टम क्या होगा, नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शनल यूनिट को न्यूरॉन बोलते हैं। तो न्यूरॉन और ब्रेन की स्टडी करना, स्पाइनल कार्ड की स्टडी करना क्या होता है जी, नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, ब्रेन, न्यूरॉन्स और स्पाइनल कार्ड की, स्पाइनल कार्ड को स्टडी करना होगा नर्वस सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र, नॉस्ट्रिल्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स और आपका क्या होगा तो ट्रैकिया। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, आपके हो जाएंगे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई। ठीक है, फेफड़े, ये सब क्या है जी, ये है आपके ब्रांचेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कार्डियक यानी हृदय और हृदय से जुड़े हुए वेसल जैसे एओर्टा, पल्मोनरी वेन, है ना, माइट्रल वॉल्व, ये सब क्या है, उनके कार्डियक हृदय और उसके भाग हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इसको बोलते हैं। इसका काम है ब्लड पंप करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे अंगों का क्या काम है, तो श्वसन को प्रोवाइड कराना। नर्वस सिस्टम के सारे अंगों का क्या काम है, मैसेजेस को प्रोवाइड करना, पूरे शरीर को कंट्रोल करना। ठीक है, अब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बोले तो पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के सारे अंगों का कार्य होता है पाचन करना, लार्ज फूड मॉलिक्यूल को, बड़े फूड के खाने के बड़े भाग को छोटे भाग में परिवर्तित करना, ताकि हमारी कोशिकाएं क्या कर सकें, ऊर्जा ले सकें आपके फूड से। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। शुरू से बताऊं तो सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, टीथ, माउथ, और क्या पढ़ोगे, ओइसोफेगस। ठीक है, उसके बाद पढ़ोगे स्टमक, स्टमक के बाद लीवर, लीवर के बाद पेनक्रियाज, गाल ब्लाडर। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। इतना स्टडी करोगे आप डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्लियर है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे अंग हैं, इनका कार्य भी समझ रही, मेन काम मोटो क्या है इसका। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में स्टडी करोगे, अभी बताया, जो क्या होता है डक्ट के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी करोगे। कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, ब्लड में अपने हार्मोन को क्या करते हैं, हमारे ब्लड में उनको मिला देते हैं, और यह नलिकाओं के थ्रू हमारे शरीर में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और हार्मोन का अलग अलग काम है, जैसे पढ़ोगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। ठीक है, और आप पढ़ोगे पिनियल बॉडी हो गया, थाइमस हो गया। ठीक है, और आप पढ़ोगे आगे कि थायराइड ग्लैंड हो गया। ये सब क्या है जी, एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इनकी स्टडी हम करते हैं। ठीक है, फिर हो गया यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का क्या काम होता है मुख्य, तो इसका मुख्य काम होता है यूरिन को, यूरिन का प्रोडक्शन करना और यूरिन को एक्सक्रीट करना। जैसे दोनों किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, दोनों किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। इसमें कई अंग हैं। ठीक है, तो दो किडनी, दो यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा होता है, तो उसको वो बनाता है यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम का काम क्या होता है, यूरिन का प्रोड्यूस करना और उसको एक्सक्रीट करना, ब्लड को फिल्टर करना, और भी कुछ कार्य आपको बताए हैं। ठीक है, वो आगे हम इन डिटेल पढ़ेंगे। मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम का मतलब मसल्स, जैसे कई तरह के मसल पढ़ोगे। ठीक है, टिश्यूज भी कई तरह के पढ़ोगे, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, वैसी तरह से मसल्स भी हैं। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम में आप मसल्स के बारे में पढ़ोगे। हमारे हड्डियों के ऊपर मसल्स जो हमारे हड्डियों के ऊपर है, ताकि हड्डियों को भी स्ट्रेंथ मिले और हमारी बॉडी क्या होती है, अच्छी दिखती है, स्ट्रक्चर
फॉर्म होता है हमारी किसका, हमारी बॉडी का, है ना। और हमारे वेन्स को भी सही सलामत रखने का काम करते हैं, हमारे वेन्स को, आर्टरी को, कैपिलरीज को और न्यूरॉन्स को, ठीक है। और किसको, लिम्फेटिक सिस्टम को, इनको सही सलामत रखने का काम मस्कुलर सिस्टम करता है, ठीक है। जैसे घर होता है, घर में ईंट है तो ईंट समझो क्या है, ईंट जो है आपका हड्डी है, और उसके ऊपर प्लास्टर लगता है, प्लास्टर क्या है, तो वो है आपका मसल है, ठीक है। मसल क्या करता है कि पूरी तरह से हमारे बॉडी को, बॉडी के जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है, और आपके इसी तरह से बहुत तरह का कार्य करता है। आगे आप मैं इन डिटेल आपको इसके बारे में समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, इनके सब अलग अलग कार्य हैं। ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, और हड्डियों से जुड़े हुए ज्वाइंट होते हैं, जोड़ या संधि बोलते हैं जिनको, जो हमको मोमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जैसे हम चल फिर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, ये अपने मोमेंट के थ्रू कर पा रहे हैं ना, हड्डियों के कुछ। तो स्केलेटल सिस्टम जो है इसको बोलते हैं, एक एक स्केलेटल सिस्टम की एक एक हड्डियों को आपको गिना दूंगा, इसका आप आगे स्टडी करने वाले हो बच्चों, ठीक है। अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ते हो बच्चों, सर्कुलेशन का बारे में, ब्लड में, पूरे शरीर में सर्कुलेशन हो रहा है, जैसे ब्लड हमारे शरीर के एक एक भाग में पहुंच रहा है, शरीर के एक एक कोशिकाओं में ब्लड पहुंच रहा है। नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, उस कोशिका की मृत्यु हो जाएगी, उसको खाना नहीं मिलेगा, ब्लड ही उसको खाना प्रोवाइड कराता है, सारे जगह से ले जाके खाना देने का काम करता है, ऑक्सीजन देने का काम करता है, और उसको किसी प्रकार का केमिकल हार्मोन की आवश्यकता है कोशिकाओं को, तो वो भी देने का काम करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ते हो, वेन के बारे में पढ़ोगे, आर्टरी के बारे में पढ़ोगे, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, वेन, आर्टरी, कैपिलरी के बारे में मिलनी पढ़ोगे, बाद में मैं लिम्फेटिक के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेशन ऑफ बॉडी के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ते हो, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ते हो। कई सारे रिप्रोडक्टिव, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एक मनुष्य मनुष्य को जन्म देता है उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं, एक जंतु जंतु को जन्म देता है उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं, और एक पौधा पौधे को जन्म देता है इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मैं आपको पढ़ाऊंगा पेनिस, टेस्टिस और सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। और आपको यूरेथ्रा भी पढ़ाऊंगा, और आपको पढ़ाऊंगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड। वैसे फीमेल्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं कि आपका वेजाइना, ठीक है, वेजाइना, ओवरी, ठीक है, यूटेरस, और और आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं फैलोपियन ट्यूब, ये सब के बारे में रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाने वाला हूँ। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारा ऐसे ही कंप्लीट करेंगे हम लोग आगे, एक एक सिस्टम को वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे आगे धीरे धीरे। पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको सोचा हूँ प्रोवाइड करा दूँ, नहीं तो क्या होंगे, क्लासेस समझ नहीं आएंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले हमने पढ़ा, यानी संगठन का स्तर पढ़ा है हमने, ठीक है। मनुष्य का संगठन का स्तर कैसे होता है, तो एटम्स, सबसे पहले एटम्स की आवश्यकता होती है, एटम्स के बाद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यूज, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर सिस्टम, सिस्टम से ह्यूमन बॉडी की निर्माण होती है, ठीक है। उसके बाद ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी में क्या होता है बच्चों, ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी यानी कि एनाटॉमी के अलग अलग भाग, ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, सिस्टमैटिक एनाटॉमी, कैडावेरिक एनाटॉमी, लिविंग एनाटॉमी, इमेजिंग या रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, जेनेटिक एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी और एप्लॉयड एनाटॉमी, इतने एनाटॉमी होते हैं। ब्रांचेज ऑफ फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ा हमने, ब्रांचेज ऑफ फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, कार्डियोवेस्कुलर फिजियोलॉजी, इम्यून फिजियोलॉजी, रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रीनल फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। और ब्रांचेज ऑफ सिस्टम में क्या क्या पढ़ा आपने, तो आपने पढ़ा नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। काफ़ी लेंदी और थोड़ा बड़ा क्लास हो गया आज का, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे। नहीं समझ आया तो 2-3 बार वीडियो देखेंगे। इफ अगर फिर भी आपके पास क्वेरीज है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ आप अपने क्वेश्चंस को ज़रूर पुट आउट कर दीजिए, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, आपके एक एक क्वेरीज को देखता हूँ, और मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आप जो भी क्वेश्चन है बेझिझक पूछ डालिए, ठीक है, मैं ज़रूर आंसर करूँगा उसको। और आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। कल फिर मिलते हैं नई जोश और नई उमंग के साथ बच्चों। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाय बाय, नमस्ते।